नमस्कार दोस्तों, आज है 23 नवंबर 2023। हम पढ़ रहे हैं न्यूज़ टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में बच्चों को एडॉप्शन पूल में लाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में बच्चों को एडॉप्शन पूल क्या है, ध्यान दीजिएगा, एडॉप्शन पूल को समझेंगे। एडॉप्शन पूल में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ मामले में निर्णय दिया है। बाल देखभाल संस्थानों CCI से अधिक बच्चों को शामिल करके एडॉप्शन पूल को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों के संबंध में निम्नलिखित मानदंड पूरे होने चाहिए। माता पिता 1 वर्ष से अधिक समय से बच्चे से मिलने नहीं आए हैं। माता पिता या अभिभावक अयोग्य हैं। अयोग्य माता पिता या अभिभावक का तात्पर्य ऐसे माता पिता से हैं जो पालन पोषण करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं और मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं। इसमें ऐसे माता पिता भी शामिल हैं जिन्होंने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है या उनकी उपेक्षा की है तथा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एडॉप्शन पूल के लिए बच्चों की पहचान करने हेतु एक द्विमासिक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। निर्णय के लाभ देखें तो इससे CCI का संचालन करने वाली सरकारी एजेंसियों और गैर लाभकारी संगठनों का बोझ कम हो जाएगा। साथ ही इससे बहुत से बच्चों का भविष्य बेहतर बन सकेगा। CCI उन बच्चों का देखभाल और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करता है जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है। CCI में बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी SAA, उचित सुविधा तंत्र आदि शामिल हैं। इन्हें किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम JJ अधिनियम 2015 के तहत मान्यता प्राप्त होती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA भारत में गोद लेने, दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन की प्रक्रिया को विनियमित करता है। इसे JJ अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां: बेमेल मांग। CARA के ऑनलाइन पोर्टल केयरिंग के अनुसार कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों और भावी दत्तक माता पिता PAP की संख्या के बीच बड़ा अंतर है। ऐसा PAP की विशेष पात्रताओं जैसे आयु समूह आदि के कारण होता है। बुनियादी ढांचे की कमी: देश के 760 जिलों में से 390 जिलों में ही SAA है। 760 जिले देश में बुनियादी ढांचे की कमी है। 390 जिलों में यहाँ पर SAA यानी कि विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी हैं। ठीक है, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियाँ जो हैं 760 जिलों में से केवल 390 जिलों में हैं। कानूनी मुद्दे देखें तो 1956 का हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून हिंदुओं को एजेंसियों में शामिल किए बिना ही बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता है। दत्तक ग्रहण की लंबी और जटिल प्रक्रिया: माता पिता को बच्चे गोद लेने के लिए 3 साल से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, इसे JJ अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी फॉर रिसोर्सेज फॉर एडॉप्टेशन। अगली खबर है, बिहार कैबिनेट ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा यानी कि राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की मांग की है। बिहार के अलावा ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी विशेष श्रेणी दर्जे की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि SCS केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक वर्गीकरण है। यह दर्जा उन राज्यों को विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। SCS को 1969 में 5वें वित्त आयोग सिफारिशों पर शुरू किया गया था। इनका उद्देश्य कुछ वंचित या पिछड़े राज्यों पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उन्हें लाभ पहुंचाना था। SCS राज्यों को गाडगिल फार्मूले के आधार पर अनुदान दिया जाता था। वर्तमान में 11 राज्यों को SCS में दर्जा मिला हुआ है: असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और उत्तराखंड और तेलंगाना। ठीक है, यहाँ पर ये सारे स्टेट्स इसमें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश इसमें नहीं है, उत्तराखंड और तेलंगाना है।
ध्यान दीजिएगा, असम है, नागालैंड, उधर वाले 7 स्टेट्स की बात करें तो इसमें मेघालय, सिक्किम तो ऊपर रह जाता है, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, ये तकरीबन सारे ही वहाँ पर शामिल हैं। एक असम की बात मुझे यहाँ नहीं दिखी है, असम भी है, असम नागालैंड तो है ही है, मणिपुर, मेघालय भी हैं, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम भी हैं। तो 7 सिस्टर्स में तो सभी हैं, सिक्किम भी है और इसके अलावा उत्तराखंड भी है और तेलंगाना भी है। उत्तराखंड तेलंगाना के अलावा हिमाचल प्रदेश भी है, तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश दोनों हैं और तेलंगाना भी इसमें शामिल हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। SCS के लाभ ये होते हैं कि ऐसे राज्यों के लिए केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लगभग 90% धनराशि का योगदान देती है। इसके विपरीत शेष राज्यों को 60 से 75% तक का योगदान मिलता है। खर्च न किए गए धन के मामले में SCS यानी कि विशेष राज्य श्रेणी का दर्जा जो है, खर्च न किए गए धन के मामले में SCS राज्य आगामी वित्त वर्षों में इसे खर्च कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उन्हें ये राशि केंद्र को वापस करने की आवश्यकता नहीं है। SCS राज्यों को उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आय कर और कॉरपोरेट कर में भी महत्वपूर्ण रियायत मिलती हैं। अब किसी राज्य को SCS वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। इसका कारण है 14वें वित्त आयोग ने SCS की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। SCS के लिए पात्रताएं क्या होती हैं? राज्य वित्त के स्रोत का अनिश्चित होना, आर्थिक और अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन, पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति, कम जनसंख्या घनत्व और राज्य में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों का होना, ये सब शामिल हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर SCS श्रेणी में वर्गीकरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने SCS की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्ति कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A, 371B आदि में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ज्ञातव्य है कि संविधान किसी भी राज्य को SCS राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता। ठीक है, किसी भी राज्य को SCS के वर्गीकरण नहीं दिया जा सकता। 371A और 371B आदि जो अनुच्छेद हैं वो कुछ राज्यों को विशेष प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग गठित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किया है, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक जुड़ाव पर गठित इस आयोग का कार्यकाल 2024-2026 होगा, 2024 से 26 होगा। इस आयोग के निम्नलिखित कार्य होंगे: अकेलेपन को एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा मानकर इसका समाधान करना, सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता के रूप में बढ़ावा देना, सभी आय समूह वाले देशों में समाधान के विस्तार को तेजी लाना। आयोग यह भी अध्ययन करेगा कि कैसे सामाजिक जुड़ाव सदस्यों के कल्याण, आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास और उनमें नवाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। अलगाव, आइसोलेशन और अकेलापन यानी लोनलीनेस दुनिया भर में सभी आयु समूहों के लोगों के स्वास्थ्य तथा कल्याण को प्रभावित करता है। 4 में से 1 वृद्ध व्यक्ति सामाजिक अलगाव का अनुभव करता है। साथ ही मोटे तौर पर इस प्रवृत्ति की दर सभी क्षेत्रों में समान है। अकेलेपन का प्रभाव, अकेलेपन का स्वास्थ्य और जीवन अवधि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हालांकि अभी तक ऐसे प्रभावों पर कम ध्यान दिया गया है। सामाजिक अलगाव के कारण प्रतिकूल आर्थिक और शैक्षणिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी में अलग थलग और असहाय होने की अनुभूति से रोजगार को लेकर असंतुष्टि व खराब कार्य प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। उत्पादक, लचीली और स्थिर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सामाजिक जुड़ाव में निवेश महत्वपूर्ण है। ऐसी अर्थव्यवस्था वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण को बढ़ावा दे सकती हैं। इसके लिए राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना चाहिए। इसके अलावा सामाजिक अलगाव को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर उपाय किए जाने चाहिए। अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के संबंधित जोखिम क्या है? असामयिक मृत्यु का जोखिम 25% बढ़ जाता है। स्ट्रोक और अन्य हृदय रोगों का जोखिम 30% बढ़ जाता है। इसके अलावा डिमेंशिया होने के जोखिम में 50% की वृद्धि देखी गई है। बात करते हैं अगली खबरों की, तो वो अगली खबर है केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान CCRAS ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल यानी कि AGNI लॉन्च की है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, ठीक है, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव की ये लॉन्च किया गया है। अग्नि जिसको हम कह रहे हैं CCRAS ने किया है, यानी केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान और अनुसंधान परिषद ने, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ आयुर्वेदिक साइंस। ठीक है, अग्नि का उद्देश्य जो है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव का उद्देश्य जो है
वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के जरिए व्यवहारिक आयुर्वेद पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद आयुष प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है, आयुष के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी शामिल हैं। ठीक है, आयुष के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति शामिल है और होम्योपैथी भी शामिल है। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और सोवा रिगपा भी शामिल हैं। इस पहल के माध्यम से आयुर्वेद प्रैक्टिशनरों को मंच प्रदान किया जाएगा। इससे वे अलग अलग रोगों के बारे में अपनी नवीन पद्धतियां अनुभव साझा कर सकेंगे। CCRAS यानी केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, इन पद्धतियों और अनुभवों को शिक्षा और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दर्ज करेगा और इन्हें प्रकाशित करेगा। CCRAS इस उद्देश्य के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के राष्ट्रीय आयोग, भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन भारतीय चिकित्सा पद्धति, इंडियन सिस्टम फॉर मेडिफिकेशन या मेडिसन या इंडियन सिस्टम फॉर मेडिसिन कह सकते हैं, चिकित्सा मेडिसिन कह सकते हैं। एक वैधानिक निकाय है ये, जिसको हम नकीज़्म कह रहे हैं। नकीज़्म वैधानिक निकाय, इसका गठन नकीज़्म अधिनियम 2020 के तहत किया गया है। नकीज़्म NCI-SM जो अधिनियम है, जिसको हम भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग कह रहे हैं, तो नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया फॉर सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अग्नि की आवश्यकता देखें, जिसको हम आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल कह रहे हैं, इनिशिएटिव कह रहे हैं। वही आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव की आवश्यकता। आयुर्वेद में प्रैक्टिस के लिए साक्ष्य आधारित गठित कठिन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण की जरूरत होती है। भारत इसका इस्तेमाल सॉफ्ट पावर के रूप में कर सकता है। इससे रोग प्रबंधन के लिए नवीन आयुर्वेदिक पद्धतियों का प्रसार होगा। CCRAS की बात करें तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ आयुर्वेदिक साइंस हो सकता है। आयुर्वेदिक साइंस, बिल्कुल, आयुर्वेदिक विज्ञान, आयुर्वेदीय विज्ञान, तो सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑफ आयुर्वेदिक साइंस एक शीर्ष अनुसंधान निकाय है। इसका मुख्य कार्य आयुर्वेद में मनोवैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करना और समन्वय, सूत्रीकरण, विकास और प्रोत्साहन करना है। यह आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। CCRAS आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए संचालित अन्य पहले देखें तो CCRAS स्नातक कर रहे शोधार्थियों के लिए स्पार्क कार्यक्रम, स्नातकोत्तर शोधार्थियों के लिए PG स्टार, स्नातक कर रहे विद्यार्थियों के लिए स्पार्क है, स्नातकोत्तर के लिए PG स्टार हैं और शिक्षकों के लिए स्मार्ट नाम से कार्य संचालित कर रहा CCRAS ही खुद कर रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है और आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कैंपेन शुरू किया गया है। केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन आरंभ किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कैंपेन, स्पार्क हैं, PG स्टार हैं, स्मार्ट हैं, ये सब शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की योजना के तहत आयुष चिकित्सा पद्धतियों का संवर्धन किया जा रहा है। अगली खबर की बात करें तो वो है कर्मयोगी। भारत ने IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की पहली वर्षगांठ मनाई है। कर्मयोगी प्रारंभ एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। इसे कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। कर्मयोगी भारत, ठीक है। इसने IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की पहली वर्षगांठ मनाई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार मेलों से भर्ती किए गए सभी नए सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम 8 पाठ्यक्रमों का एक सेट है जिन्हें रोजगार मेले से भर्ती किए गए सभी कर्मियों के लिए तैयार किया गया है। कर्मचारी प्रारंभ मॉड्यूल मिशन कर्मचारी का हिस्सा है। राष्ट्रीय सिविल सेवा
क्षमता निर्माण कार्यक्रम यानी कि NPCSCB, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी के बारे में इसका लक्ष्य ऐसी सक्षम सिविल सेवा का निर्माण करना है जिसकी जड़ें भारतीय लोकाचार से जुड़ी हो, जो भारत की आकांक्षाओं की समझ रखती हो, जो प्रभावी कुशल तरीके से लोक सेवा प्रदायगी के साथ बेहतर तालमेल बना सकें। इसे 2020 में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, एजेंसियों के सभी सिविल सेवकों के लिए है कर्मयोगी। ठीक है, इसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को भी कवर किया गया है। मिशन कर्मचारी को सिविल सेवा सुधारों को ध्यान में रखते हुए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत 6 स्तंभ है: नीतिगत फ्रेमवर्क, संस्थानिक फ्रेमवर्क, दक्षता फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म iGOT जो है एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है iGOT कर्मयोगी, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन प्रशिक्षण को क्या कह सकते हैं हम, टीचिंग कह सकते हैं या ट्रेनिंग कह सकते हैं, ट्रेनिंग। तो हाँ, यानी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी जो है ये कर्मयोगी iGOT कर्मयोगी सिविल सेवकों को व्यक्तिगत रूप से समय समय पर क्षमता निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम देखें तो मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी कि EHRMS, मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स प्रबंधन मैनेजमेंट प्रणाली सिस्टम, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम SMRS। निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क देखें तो मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी EHRMS, निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क। कार्यक्रम के 6 स्तंभ: नीतिगत फ्रेमवर्क, संस्थानिक फ्रेमवर्क, दक्षता फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और निगरानी और मूल्यांकन फ्रेमवर्क इसमें शामिल हैं। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। वो खबर है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO की परिषद का 59वां सत्र संपन्न हुआ। ध्यान दीजिएगा क्या है ये और इसको समझते हैं विस्तार से। देखिए तो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, ट्रॉपिकल और ये जो होते हैं, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं इंग्लिश में, इसको क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कहते हैं इसको। तो ये है ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, टिम्बर लकड़ी को कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल लेवल पे ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन यानी उष्णकटिबंधीय इसको हम क्या कह सकते हैं, काष्ठ ऑर्गेनाइजेशन को संगठन, तो अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन है ITTO। इसकी परिषद का 59वां सत्र हुआ है। इस सत्र का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वन के संधारणीय प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना था। ठीक है, संधारणीय प्रबंधन। इस सत्र में उष्णकटिबंधीय वनों द्वारा संधारणीय रूप से उत्पादित इमारती लकड़ी के अनुकूल व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि उष्णकटिबंधीय वन इमारती लकड़ी के प्रमुख स्रोत हैं। इमारती लकड़ी टिम्बर कास्ट जिसको हम कहते हैं, इमारती लकड़ी भी कह सकते हैं इसको। तो गौरतलब है कि उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वो इमारती लकड़ी के प्रमुख स्रोत हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की इमारती लकड़ी यानी ट्रॉपिकल टिम्बर जो हैं उसमें लॉग, इसके अलावा सॉनवुड, इसके अलावा विनियर शीट्स, सीड्स, प्लाईवुड आदि शामिल हैं। अगली बात करें तो विश्व के कुल वनों में 45% उष्णकटिबंधीय वन है और कर्क और मकर रेखा के बीच में अवस्थित हैं ये सारे, ध्यान दीजिएगा। कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती हैं और मकर रेखा जो लगभग अफ्रीका के मध्य से होकर गुजरती हैं, मध्य से होकर गुजरती होगी या डाउन साइड से होकर गुजरती है। वैसे ये दोनों रेखाएं जो हैं दक्षिण अफ्रीका से तो दोनों गुजरती हैं। ठीक है, तो ये जो कर्क और मकर रेखा के बीच में होते हैं उष्णकटिबंधीय वन और विश्व के कुल वनों का 45% ये है इमारती लकड़ी टिम्बर कास्ट, जो ट्रॉपिकल टिम्बर जो हैं वन इमारती लकड़ी जिसको हम कहते हैं, उसमें लॉग है, सॉनवुड है, विनियर शीट्स है, प्लाईवुड है, ये सब शामिल हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय लकड़ी इमारती लकड़ी के मुख्य उपयोग देखें तो इसका निर्माण मकानों, रेलवे, स्लीपर्स, तटबंधों और जेट्टी आदि में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में घरेलू और औद्योगिक दोनों ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। कागज़, सिंथेटिक वस्त्र, रेयन के उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल होता है।
उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के स्रोतों के समक्ष मुख्य खतरे ये हैं कि वनों की कटाई, कृषि और शहरीकरण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन, अवैध वन कटाई और ईंधन के लिए लकड़ी के संग्रह के कारण वनों की कटाई जो है यहाँ पर देखी जा रही है। वनों का क्षरण, वनाग्नि, जल परिवर्तन आदि के कारण होता है। उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी से संबंध शुरू की गई। पहले देखें तो एक तो है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट यानी कि ITTA। ये 2006 में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौता जो है एग्रीमेंट है, ये 2006 में किया गया एग्रीमेंट। इसके अलावा ITTO जो है उसने रणनीतिक कार्य योजना 2022 से 2026 की निर्मित की है। ITTO उष्णकटिबंधीय वन जैव विविधता के लिए ITTO यहाँ पर ये है। इसके अलावा जैव विविधता अभिसमय यानी कि क्लाइमेट जैव विविधता तो इसको क्या कह सकते हैं हम, कन्वेंशन फॉर बायोडाइवर्सिटी CBD नामक एक सहयोगात्मक पहल शुरू की गई है। 1995 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के तहत वनों पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPF और वनों पर अंतर सरकारी फोरम IFF की स्थापना की गई है। इनकी स्थापना पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि UNCED द्वारा वन सिद्धांतों को अपनाने के बाद की गई थी। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO के बारे में जाने तो इसकी उत्पत्ति 1987 से एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में की गई। इसकी राजधानी जो है जापान के योकोहामा में है। ITTO इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, जापान के योकोहामा में। उत्पत्ति 1987, एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में उष्णकटिबंधीय वनों के संधारणीय प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें यूरोपीय संघ को मिला करके कुल 75 सदस्य हैं। भारत भी इसका सदस्य है। इसके सदस्यों को उत्पादक और उपभोक्ता श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। उत्पादक और उपभोक्ता, भारत इसका संगठन का उत्पादक श्रेणी वाला सदस्य है। ठीक है। अन्य संबंधित तथ्य देखें तो इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल इसका शासी निकाय है। अन्य सुर्खियों की बात करें तो अन्य सुर्खियों में पहली है नॉर्डिक बाल्टिक 8 या NB8 नेशंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। नॉर्डिक बाल्टिक या नॉर्डिक बाल्टिक 8 नॉर्डिक बाल्टिक 8 क्या है, विदेश मंत्री ने कहा है हाल ही में भारत के कि हाल के वर्षों में NB8 या नॉर्डिक बाल्टिक 8 जो हैं देशों के साथ भारत का सहयोग काफ़ी मजबूत हुआ है। नॉर्डिक बाल्टिक 8 क्या है, NB8 एक अनौपचारिक गैर संस्थागत क्षेत्रीय सहयोग आधारित फॉर्मेट है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें शामिल कौन है, 5 तो नॉर्डिक देश और 3 बाल्टिक देश। तो नॉर्डिक और बाल्टिक देश, नॉर्डिक में कौन है, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और बाल्टिक देश में है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये शामिल हैं। ठीक है। यह एक अनूठा फॉर्मेट है। इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं, जैसे नॉर्वे, आइसलैंड, तथा जो NATO NATO के सदस्य नहीं हैं जैसे स्वीडन। इनके 3 इसके शेष सदस्य यूरोपीय संघ या NATO के सदस्य हैं। ठीक है। साथ ही की बात करें SATHEE शिक्षा मंत्रालय MOE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने राज्यों के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म्स यानी SATHEE साथी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है। ठीक है। राज्यों से ये साथी के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए कहा है। साथी के लिए इसका फुल फॉर्म साथी का है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। साथी के बारे में जाने तो ये पहल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से शुरू किए हैं। ये एक ओपन लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। ये छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध हैं। ये छात्रों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। साथ ही छात्र अपनी सीखने की क्षमता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर द एंट्रेंस एग्ज़ाम, इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगली खबर है वज्र प्रहार युद्धाभ्यास। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के बीच में ये अभ्यास हुआ है, युद्धाभ्यास वज्र प्रहार। अगली खबर टेंटलम TA-73, इसका परमाणु क्रमांक है। टेंटलम की बात करें तो शोधकर्ताओं को पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंटलम धातु मिली है। शोधकर्ताओं को पंजाब की जो सतलज नदी है उसमें मिली है ये। टेंटलम के गुण देखें तो एक दुर्लभ धातु है। दूसरा ग्रे रंग की धातु भारी तन्यता युक्त बहुत कठोर होती हैं। ये उच्च संक्षारण प्रतिरोधी धातु है। संक्षारण यानी इस पर जंग नहीं लगती हैं। इस पर 150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप के तापमान पर रासायनिक हमलों का कोई प्रभाव नहीं होता है।
150 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान के जो भी रासायनिक अम्ल है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, अत्यधिक उच्च। टेंटलम के उपयोग को देखें तो इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हवाई जहाज, बायोमेडिकल जैसे उद्योगों में किया जाता है। इसका गलनांक उच्च और लागत कम होती है, इस कारण इसे प्लेटिनम के विकल्प के रूप में देखा जाता है टेंटलम। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। वो है हमारी नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान ने जीव विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा कमलांग भू क्षेत्र में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। अरुणाचल प्रदेश में नामदाफा कमलांग भू क्षेत्र म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है, म्यूजिक फ्रॉग, नोहा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज हुई है नामदाफा कमलांग भू क्षेत्र में। इस प्रजाति का नाम नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। नोआ दिहिंग ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। नोआ दिहिंग म्यूजिकल फ्रॉग की मुख्य विशेषताएं देखें तो ये निदिराना जीनस का मेंढक है। ठीक है, भारत में इस प्रजाति का मेंढक पहली बार पाया गया है, पहली बार, इससे पहले नहीं देखा गया है। इसके शरीर के मध्य भाग पर हल्के क्रीम रंग की धारियाँ होती हैं, हल्के क्रीम रंग की धारियाँ होती हैं, और हल्के क्रीम रंग की धारियों के साथ ये थूथन गोल होती हैं, पीठ पर हड्डी उभरी हुई होती हैं। ठीक है, ये है हमारा नोहा दिहिंग नदी में पाया जाने वाला म्यूजिकल फ्रॉग। इसकी खोज की गई है, भारत में पहली बार इसको देखा गया है। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं, तो वो है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD। क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD की बात करें तो एक अध्ययन के अनुसार कर्नाटक में 2 और जिलों में KFD यानी कि क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD वायरस, KFDV यानी क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। कर्नाटक में मिला है 2 और जिलों में KFD। इस वायरस की पहली बार पुष्टि कर्नाटक के क्यासानूर वन रेंज में हुई थी, इसी कारण इसे क्यासानूर नाम दिया गया है। KFD की बात करें तो ये एक पशुजन्य रोग है जो KFDV से होता है, यानी कि इस वायरस से होता है। KFDV टिक्स किलनी के काटने से फैलता है। ये किलनी क्या होती है, टिक्स क्या होती हैं, इसको समझना पड़ेगा। इसे मंकी डिजीज़, मंकी फीवर के रूप में भी जाना जाता है। काले मुंह वाले लंगूर बंदर और बॉनेट मकैक इस रोग के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। ये संक्रमित बंदर वायरस का प्रसार मानव आबादी में भी कर देते हैं। KFDV के कारण होने वाला क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ KFD, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली बात करें सुर्खियों में तो वो है एमिलाइडोसिस। वैज्ञानिकों ने एक 2D प्रोटीन मोनोलेयर निर्मित की है। ये मोनोलेयर एमिलॉइडोसिस जैसी बीमारियों का अध्ययन करने में सहायक है, मदद करता है। एमिलॉइडोसिस एक दुर्लभ रोग है। ये शरीर में एमिलाइड के असामान्य रूप से जमाव के कारण होता है। एमिलाइड असामान्य रेशेदार कोशिका बाह्य एक्स्ट्रा सेल्यूलर और प्रोटीन युक्त जमाव होता है। हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, प्लीहा, शरीर के अन्य भागों में भी पाया जाता है एमिलॉइड। लक्षण है थकान, वजन कम होना, सुन्न होना, जीभ का आकार बढ़ना। WHO के अनुसार दुर्लभ रोग वे होते हैं जिनका प्रसार 1000 जनसंख्या में से एक या उससे कम व्यक्तियों में होता है। ये आजीवन बने रहने वाले रोग या विकार होते हैं, शरीर को अति दुर्लभ कर देते हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है कोलकली नृत्य। कोलकली नृत्य बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में सेंट थॉमस के भारत आगमन की स्मृति में केरल के त्रिशूर में कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कोलकली नृत्य के बारे में जाने तो ये केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है। तमिलनाडु में से इस लोक कला को कोलाटम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में कोलाटम, आंध्र प्रदेश में कोलामू कहा जाता है, और इसी को यहाँ पर कोलकली कहा जा रहा है। ठीक है, तो कोलकली नृत्य, कोलाटुम और कोलामू एक ही हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम जाना जाता है। तो केरला में इसको कोलकली कहा जा रहा है, तमिलनाडु में कोलाटम और आंध्र प्रदेश में कोलामू। इसने कलारीपयट्टू के तत्वों को भी अपनाया है। कलारीपयट्टू केरल और तमिलनाडु में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है। इस नृत्य के दौरान प्रत्येक नर्तक अपने दोनों हाथों में एक एक छड़ी धारण किए रहता है, जिन्हें लेकर वह घेरे में गोल गोल घूमता, साथ ही इन छड़ियों को एक लयबद्ध ताल से आपस में टकराता है। ठीक है, यानी एक तरीके से गरबे जैसी ये
जैसे जैसे संगीत का स्वर मान पिच होता है, जैसे घूमने की गति भी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ता है गहरा फैलता है और सिकुड़ता है। इसका प्रदर्शन धान की फसल कटाई मौसम के दौरान किया जाता है। ठीक है। कलारीपयट्टू के तत्वों को भी इसने अपनाया है। केरल और तमिलनाडु में पाए जाने वाला कलारीपयट्टू एक मार्शल आर्ट है। ठीक है। तमिलनाडु में इसे कोलाटम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कोलकली सेंट थॉमस के भारत आगमन की स्मृति में केरल में त्रिशूर में कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इसी कोलकली को जो तमिलनाडु में कोलाटम कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में कोलामू कहा जाता है, और इसको केरला में कोलकली ही कहा जाता है। उत्तरी मालाबार क्षेत्र में ये प्रचलित हैं, ऊपर की तरफ। ठीक है। अगली खबर की बात करें तो मोजाम्बिक सुर्खियों में है, ध्यान दीजिएगा। INS सुमेधा अफ्रीका के विस्तारित परिचालनात्मक तैनाती के रूप में मपूटो पहुंचा। मोजाम्बिक की राजधानी मपूटो। मोजाम्बिक जो है दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिणतम भाग में पूर्व की ओर विद्यमान है ये। ठीक है। इंडियन ओशन की तरफ ये विद्यमान है, क्षमा कीजिएगा। मोजाम्बिक तो ये दक्षिण अमेरिका नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप है ना। गलती से मैं इसको दक्षिण अमेरिका समझ रहा था, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। वो वाला डायलॉग याद आ रहा है। मोजाम्बिक की राजधानी मपूटो है। इसके आसपास के देशों की बात करें तो ऊपर तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी क्या है? तंजानिया इधर है। तंजानिया के अलावा मेडागास्कर, इंडियन ओशियन है, मपूटो है, और बात करूँ तो अगर KTM जो है इधर देश है ये। KTM में ऊपर केनिया है, फिर नीचे तंजानिया है और मोजाम्बिक है। तो KTM ये एक लाइन हो गई, और इधर Z1 Z2 जिम्बाब्वे और जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया की राजधानी क्या है? ये है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक जो है वो पूर्वी समुद्र की तरफ, जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है, उसकी तरफ ही विद्यमान है। मोजाम्बिक की राजधानी मपूटो है। मपूटो जो है INS सुमेधा अफ्रीका के विस्तारित परिचालन तैनाती के रूप में एक भारत भाग के रूप में मपूटो पहुंचा है। मोजाम्बिक जो है इस तरफ विद्यमान है, मेडागास्कर के जस्ट आगे। मेडागास्कर एक द्वीप है इंडियन ओशियन में। मपूटो इसकी राजधानी है। मोजाम्बिक के किन के देशों के साथ सीमा लगती है? भारत की बात, ऐतिहासिक पहलू की बात करें, मोजाम्बिक 1752 तक भारत गोवा से शासित था। मोजाम्बिक 1752 तक पुर्तगाली भारत गोवा से शासित होता था मोजाम्बिक। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो अफ्रीका की दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित ये पूर्वी सीमा हिंद महासागर से लगती है इसकी। ठीक है। ये अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर विद्यमान है। पूर्वी सीमा इसकी हिंद महासागर से लगती हैं। सीमावर्ती राष्ट्रों की बात करें तो तंजानिया डोडोमा मैं साथ में बोलूँगा उसकी राजधानी। ठीक है। तंजानिया डोडोमा ये इसकी एक पड़ोसी देश की बात करें। इसके अलावा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दक्षिणी अफ्रीका की तो 3 राजधानियाँ हैं। दक्षिण अफ्रीका तो प्रिटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव राजधानी यानी कार्यपालिका संबंधित राजधानी है, और उसके अलावा ब्लोमफॉन्टेन इसकी जुडिशियल राजधानी है। ब्लोमफॉन्टेन। ठीक है। ब्लोमफॉन्टेन जुडिशियल राजधानी है, न्यायिक राजधानी है। इसके अलावा केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका से संबंधित राजधानी। केप टाउन विधायिका से संबंधित राजधानी, और ब्लोमफॉन्टेन जुडिशियल राजधानी, और प्रिटोरिया इसकी एग्जीक्यूटिव राजधानी है। ठीक है। ये था अपना अफ्रीका। और इसके अलावा है स्वाजीलैंड। तो स्वाजीलैंड इसी के अंतर्गत होना चाहिए। स्वाजीलैंड कहाँ है भाई? स्वाजीलैंड मुझे मिला नहीं यहाँ पर। इसकी सीमा कहाँ से लग जाएगी? मोजाम्बिक, स्वाजीलैंड इधर समुद्री सीमा लगती होगी इसकी। स्वाजीलैंड और अफ्रीका की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम इसकी सीमाएं लगती हैं। हाँ लगती है ना। स्वाजीलैंड इसको कहा जा रहा है, बिल्कुल ये है। एक दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत एक छोटा सा यहाँ पर एक कंट्री है, इसको लेसोथो भी कह रहे हैं। अब लेसोथो, स्वाजीलैंड को लेसोथो भी कह रहे हैं। लेसोथो की राजधानी हो जाएगी मसेरू। इसका नाम जो है थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्वाजीलैंड को लेसोथो भी कह रहे हैं। लेसोथो, स्वाजीलैंड, लेसोथो मसेरू है।
और जिम्बाब्वे हरारे, जिम्बाब्वे हरारे के अलावा जाम्बिया लुसाका, इसके अलावा मलावी लिलोंगवे और लेक न्यासा से घिरा हुआ है। लेक न्यासा किस साइड है? लेक न्यासा भी कहते हैं। इस लेक न्यासा का कुछ और नाम भी है, 1 मिनट में बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसको मलावी लेक भी कहते हैं। और ये जो लेक हैं मलावी लेक भी कहते हैं, इसको लेक न्यासा भी कहते हैं, मलावी लेक भी कहते हैं। इसकी जो ये लेक हैं वो मलावी, मोज़ाम्बिक और तंजानिया के दरमियान ये हैं। एक साइड ये लेक हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इन लेक को हम ब्रंश घाटी झील या रिफ्ट वैली लेक भी कहते हैं। मलावी भी रिफ्ट वैली लेक में गिना जाता है। ठीक है, तो इसकी सीमा मोज़ाम्बिक से लगती हैं, इसलिए ये सुर्खियों में है। और 1752 तक जो है पुर्तगाली भारत गोवा से ये शासित होता था। दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित हैं, हिंद महासागर से सीमा लगती हैं। सीमावर्ती राष्ट्रों में एक बार मैं फिर से फटाक से बता देता हूँ, दिशा छोड़ देता हूँ, मैं केवल बताता हूँ। तो तंजानिया डोडोमा, इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका केप टाउन याद रख लो बस, और तो क्या, प्रिटोरिया भी याद रख लो और ब्लूमफॉन्टेन भी याद रख लो। तो इसके अलावा स्वाज़ीलैंड या जिसको लेसोथो मसेरू भी कहते हैं हम, मसेरू उसकी राजधानी लेसोथो भी कहते हैं, लेसोथो। इसके अलावा जिम्बाब्वे हरारे और जाम्बिया लुसाका, मलावी लिलोंगवे और लेक न्यासा जिसको हम लेक न्यासा को मलावी लेक भी कहते हैं, जो मलावी, मोज़ाम्बिक और तंजानिया इन तीनों के दरमियान विद्यमान है। ठीक है, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये मकर रेखा इससे होकर गुजरती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मोज़ाम्बिक से होकर गुजरती है मकर रेखा यहाँ से होकर गुजरती हैं। मकर रेखा जो है विक्टोरिया झील से होकर गुजरती हैं। विक्टोरिया झील जो है यहाँ पर विद्यमान झील है, बड़ी झील है। विक्टोरिया झील जो है युगांडा, कीनिया और तंजानिया के दरमियान विद्यमान है, थोड़ी ऊपर की तरफ है। वहाँ से होकर जो गुजरती हैं वो है भूमध्य रेखा, क्षमा कीजिएगा, वो भूमध्य रेखा है। और नीचे की तरफ मोज़ाम्बिक से होकर गुजरती जो लाइन है उस लाइन का नाम है कौन सी रेखा? मकर रेखा नीचे की तरफ गुजरती। कर्क रेखा जो होती है वो ऊपर होती है। मैं आज थोड़ा सा दिन में उल्टा ही बोल रहा था, इसको याद करते समय। प्रमुख नदियों की बात करें तो जाम्बेजी, रोवुमा, मापुटो, लिम्पोपो ये इसकी नदियां हैं। माउंट बिंगा इसका उच्चतम बिंदु है। खनिज की बात करें तो सोना, पन्ना, तांबा, लो अयस्क प्राकृतिक गैस के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये है मोज़ाम्बिक, मापुटो, ध्यान दीजिएगा।